ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, खबर गवाह में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। खबर गवाह है कि शुरुआत करते हैं उस खबर से जो गवाह है एक बड़ी सियासी हलचल की। बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली के दौरे की। योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हुई हो सकती है और उस बातचीत के हिसाब से यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूपी में एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की मुलाकात करीब आधे घंटे। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जब चली तो योगी जी ने यूपी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यूपी में एसआईआर पर भी पीएम मोदी और सीएम योगी की चर्चा हुई। तो ये हम आपको एक बार और ये बात बता रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। जो सूत्रों के हिसाब से हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से दो ही बातें निकल कर आ रही हैं। पहली कि ये आधे घंटे से 45 मिनट तक चलती हुई ये मुलाकात थी और उसके बाद जो हम लोगों तक खबर आ रही है उसके हिसाब से यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई है, एसआईआर पर बात हुई है। इन दोनों के मुलाकात में और मुलाकात लंबी चली है, प्रधानमंत्री के आवास पे चली है। योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री जी से मिले और उसके बाद वो नड्डा जी से भी मिलने गए हैं और खबर ये भी है और शायद अभी तक ये मुलाकात हो ही गई होगी, जो नए अध्यक्ष कार्यकारी हैं बीजेपी नितिन नवीन, उनके साथ भी मुलाकात होनी योगी आदित्यनाथ जी की है या शायद हो चुकी है। तो ये सारी ये बड़ी मुलाकात है जो दिल्ली में आज हुई है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो मुलाकात हुई है ये दो बड़ी चीजों के बाद हुई है। पहला कि जो नया कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के आए हैं उनकी और यूपी के जो नए अध्यक्ष आए बीजेपी उन सब की नियुक्ति के बाद ये पहली मुलाकात है। यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार पर बात हुई है, केंद्रीय सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस पर चर्चा हुई है, एसआईआर पे चर्चा हुई है। तो जो खास बातों की चर्चा इन दोनों के बीच में हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा, बीजेपी के पारंपरिक क्षेत्रों में नाम कटने पर जो चर्चा हुई है वो उसके बारे में भी बातचीत इन दोनों के बीच में हुई है आज आवास पर। ये अहम मुलाकात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई है। और मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जैसे हम पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और चुनाव अब थोड़े करीब आ ही गए हैं यूपी के लिए, 1 साल दूर हैं, लेकिन तैयारियां तो शुरू हो ही रही हैं और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये मुलाकात काफी अहम। और एक बड़ी ब्रेकिंग अभी आ रही है। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा से सीएम योगी ने मुलाकात की है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात अभी इस वक्त जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, विजुअल्स देखिए, ये मुलाकात जारी है। थोड़ी देर पहले ही मुलाकात शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद योगी जी ने सीधा रुख किया जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दो की कार्यकारी अध्यक्ष नए आ चुके हैं नितिन नवीन जी, लेकिन अभी भी पदभार जो अध्यक्ष का है वो जेपी नड्डा जी के पास है। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता अभी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। अंकित, अगर आप बता सकें कि किन किन मुद्दों पर बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ हुई है। 2-3 मुद्दे जो हमें सूत्रों के हिसाब से पता चले वो तो मुद्दों की बात हम लोगों ने कर ली है, एसआईआर की और मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन अब जब नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और मुझे लगता है कि आज सारा दिन उनका ऐसे ही निकलने वाला है, एक के बाद एक मुलाकातें होंगी उनकी। जी बिल्कुल मेघा, जैसा कि आपने जो बताया कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी उसके बाद में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात चल रही है और इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं जहां पर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं। यहां पर भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। लेकिन मेघा, आप भी बखूबी जानते हैं जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो मुलाकात हुई है उसमें जो बातें हुई हैं वो
सारी जानकारी तो सामने आना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी जो चर्चा में है उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं, और वो यही है जो आपने 2-3 मुद्दे बताए। उसके अलावा एक और जो चर्चा में जानकारी आई है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में कैसे समन्वय बना करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद में इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई थी कि जो सरकार और संगठन है उसको कैसे साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और अब जबकि बीजेपी में जो प्रदेश का एक नया अध्यक्ष आ चुका है, तो अब नई सिरे से जिम्मेदारियां जो है अलॉट हो चुकी हैं, उनके पास में पहुंच चुकी हैं। तो 1 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाना है, जिससे कि जो लोकसभा चुनावों के दौरान अगर कोई कमियां रही थी उनको दूर किया जा सके। और रही बात एसआईआर, जिसका भी आपने जिक्र किया, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जो लगातार जो राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि किसके वोट कट रहे हैं, किसके जुड़ रहे हैं, किसके हटाए जा रहे हैं, किसके नहीं। तो इन मुद्दों पर भी जो है साफ तौर पर जो है रणनीति यही है कि जो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनकी जो भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम ना कटे। इस मुद्दे पर चर्चा की जानकारी आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूपी में जो कैबिनेट में फेरबदल होना है, जो उसका विस्तार होना है, तो उसमें किन नामों को लेकर के चर्चा है, ये जो पिछले कुछ दिनों से हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद में ये एक्सपेंशन होगा, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, प्रधानमंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात, कुछ देर बाद नितिन नवीन से मुलाकात, ये इस वजह से काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि वैसे तो कहा जा रहा है औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जब वो यहां पर आए हैं तो राजनीति पे बात ना हो, कैबिनेट जो एक्सपेंशन होना उस पर चर्चा ना हो, ऐसा मुमकिन होता दिखता नहीं है। और इसी वजह से इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरें आ रही हैं। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। अभी 54 मंत्री, उनकी संख्या 60 तक ऊपर जा सकती है, वो संभव है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने की भी संभावना है, तो कुछ मंत्रियों को निकालकर संगठन में लाया जाएगा और कुछ नए लोगों को शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी, मैं अब नाम बता रही हूं आप लोगों को, जो नाम सामने आए हैं, सूत्रों के हवाले ही ये नाम आए हैं अभी सामने, फाइनलिटी इन पर होना बाकी है। जो नाम है वो भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, पूजा पाल, मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र सिंह। आरएलडी और अपना दल से एक मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये अहम जानकारियां जो अब आ रही हैं। देखिए, जब ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, लंबी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की, और अब जब वो नड्डा जी के साथ उनके आवास पर हैं, तो इन चीजों पर मुहर लग रही होगी। और हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए कई जानकारियां अब ब्रेक कर रहे हैं हम चैनल पर। अब आप भी बताएं कि इस पर आप क्या हमें ज्यादा और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि नाम भी सामने आ रहे हैं। 6-8 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या उनको जगह मिलने वाली है? क्या ये बात अब लगभग तय हो गई है कि यही होंगे नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में हैं? और जो मंत्रिमंडल से निकलकर संगठन में वापस जाने वाले हैं, वो लोग कौन होंगे? देखिए, आपको बता दूं कि अभी जो सबसे बड़ी चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार की, और वो खरवास के बाद होना है। इसमें जो आपने बात कही कि 54 लोग अभी हैं, 6 और की जगह है, यानी कि 60 कुल अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। हालांकि 60 की संख्या पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की भी सुगबुगाहट है। और जिन नामों को आपने बताया, उन नामों से इतर भी 2-3 और ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के फिलहाल जो चर्चाएँ हैं वो चल रही हैं। और इसमें पूजा पाल की चर्चा भी है, जिसमें 7 बागी समाजवादी पार्टी के जो विधायक आए, तो उसमें एक पूजा पाल और मनोज पांडे, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी मौजूदा कृष्णा पासवान विधायक हैं फतेहपुर से खागा से, वो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है। इसके अलावा आकाश सक्सेना जो कि रामपुर से आते हैं, आजम खान के खिलाफ बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ और नए नाम हैं जिसको लेकर के फिलहाल सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जो पुराने मंत्री हैं उनमें कई के विभागों में भी जो बदलाव हो सकता है। इसके साथ साथ हमने आपने जो 2 चीज़ें बताई कि जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों में अगर उसमें रालोद की बात कीजिए और इसके साथ साथ एक अन्य दल की बात किया, तो उनमें एक जो राज्य मंत्री हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर निषाद पार्टी की
की बात की जाए तो निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पास इस वक्त सिर्फ एक मंत्रालय है, उनका मंत्रालय बढ़ाया जा सकता है, इस बात की भी चर्चा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी ओम प्रकाश राजभर के पास एक से अधिक मंत्रालय है। तो इस कारण जो सहयोगी दल हैं उनका या तो एक एक मंत्री बढ़ेगा या उनके उनका एक एक मंत्रालय बढ़ेगा। इस तरीके की जो चीजें हैं, चर्चाएं हैं, वो अभी हो रही है दिल्ली में और शायद थोड़ा समय लगेगा हमें ये पता करने में कि क्या ये सारी चीजें अब फाइनल हो गई हैं या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबरें आ रही हैं। यूपी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को अब बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सीधी भर्ती के आयु में उस सीमा में 3 साल की छूट, 32,679 पदों पर होनी है भर्ती। पुरुषों के लिए 25 और महिलाओं के लिए 28 साल की उम्र। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी राहत भी मिल रही है उन अभ्यर्थियों को जिनको ये एग्जाम्स लेने हैं। और विवेक, मैं वापस आना चाहती हूँ इस खबर पर आपके पास। और ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह क्या हुई? देखिए, आपको बता दूं कि तमाम जो भर्तियां हैं वो कोविड के समय नहीं निकली थी और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी अलग अलग समय पर इस बात को लेकर के कहा था कि जब भर्तियां निकलेंगी तो 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, 3 साल की समय सीमा में छूट दी जाएगी। हालांकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दौरान 3 साल की समय सीमा की जो छूट है वो नहीं मिली। उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम जो युवा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम से इस बात की अपील करी थी कि सीएम जो आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन देने की बात अलग अलग मंचों से कही थी उन्होंने, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए रिलैक्सेशन दें। और उसको लेकर के आज सीएम ने वो जो फैसला है वो लिया है। आपको बता दूं कि 31 तारीख तक फॉर्म भरने की तारीख है। उस बीच में तमाम ऐसे छात्र थे जिनकी उम्र या तो 22 साल से ऊपर हो चुकी थी, अगर पुरुषों की बात की तो 22 के ऊपर हो चुके थे, वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। तमाम जो महिलाएं जो 25 साल के ऊपर हो फॉर्म नहीं भर सकती थी। इस कारण तमाम लोग सीएम से अलग अलग तरीके से के लिए 25 और महिलाओं के लिए 28, बड़ी राहत अभ्यर्थियों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। हम आगे बढ़ते हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने और वो ये है कि साल के 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अब ये इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने अगले 1 साल तक नहीं ला सकते हैं। यानी कि वो बेल के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 1 साल तक नहीं खटखटा सकते हैं। साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूतों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। दिल्ली दंगों में दोनों की केंद्रीय भूमिका रही है। ऐसे में दोनों की हिरासत की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। बुलेटिन में अब आपको आग की विनाशशीला दिखाते हैं। दमन में पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और ये आग बहुत भीषण है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार में इलाके में दहशत अब मच गई है। ये विजुअल्स जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये आग लगी है, भीषण आग लगी है और मौके पर आप दमकल की गाड़ियां भी देख सकते हैं। विनाश लीला आग की आपके सामने स्क्रीन्स पर अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीरें हैं। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार इस इलाके में पूरी काफ़ी जगह को इसने चपेट में ले लिया है और इलाके में ऑफकोर्स दहशत है, नुकसान बहुत हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अभी तक किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी की खबर तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा समझने में कि एग्जैक्टली क्या पर हुआ है यहाँ पर। इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में इस आग ने अपने आप चपेट में लिया है इन बिल्डिंग्स में और दमकल की गाड़ियाँ जो उस जगह पर अभी मौजूद हैं कोशिश कर रही हैं आग को बुझाने की। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दमन से, ये पैकेजिंग की एक कंपनी है जिसमें ये भीषण आग लगी है और क्या लोग अंदर फंसे हैं या नहीं
इस पर अभी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। पैकेजिंग की कंपनी है। 7 फायर ब्रिगेड जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में मौके पर खड़े हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इतनी ही जानकारी और ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विदेशी हमले को इस साल 1000 साल पूरे हो गए। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाना है। 11 जनवरी को पीएम मोदी खुद भी इस पर्व में हिस्सा लेंगे। आज सुबह पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास की चर्चा करते हुए एक ब्लॉग लिखा। पीएम ने इस ब्लॉग में लिखा कि तमाम हमलों के बावजूद सोमनाथ का मंदिर अडिग रहा। सोमनाथ मंदिर के महत्व की चर्चा के साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब मंदिर को फिर से बनाया गया तो उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समारोह में शामिल हुए। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से छवि को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समारोह में फिर भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बहाने एक बार फिर नेहरू को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि इतिहास के पन्ने पलट दिए गए। जिक्र जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी हुआ और कांग्रेस पर आरोप लगाए गए, जब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हर वक्त जवाहरलाल नेहरू की ही याद आती रहती है। और सोमनाथ मंदिर पर पीएम मोदी ने ये जो ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में पीएम ने क्या क्या लिखा है वो आपको बताते चले। पीएम ने कहा कि बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। आजादी के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में दिया गया था। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे और जब मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। नेहरू जी का मानना था कि राष्ट्रपति के समारोह में जाने से भारत की छवि खराब हो सकती है। राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर भी जो हुआ इसने इतिहास को रचा। सोमनाथ के संकल्प का विचार था, वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुधांशु त्रिवेदी का तो मुझे बातों पे हंसी आती है, क्योंकि उनको तो सोते जागते नेहरू जी सपने में दिखते हैं। अपना 12 साल का ये कुशासन नजर नहीं आ रहा। पूरे देश में जो सामाजिक ताना बाना था, जो कम्युनल हार्मनी थी, जो सभी जाति धर्म के बीच में आपस में जो मेलजोल था, प्यार मोहब्बत का वातावरण था, वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया बीजेपी के शासन में। सोमनाथ मंदिर की ये कहानी हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खींचातानी का एक मामला बनता रहता है और आज जब प्रधानमंत्री ने ये लेख लिखा है सुबह में और इस बात को हाईलाइट किया है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो जाकर इस समारोह में शामिल हों, क्योंकि उस वक्त नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कहकर कि शायद देश की छवि को और सरकार की छवि को ठेस पहुंचेगी अगर आप ऐसा करेंगे। पर इसके बावजूद सिर्फ मंत्रीगण नहीं, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे इस पत्र के बावजूद। और इस पूरे टॉपिक पर, इस मुद्दे पर अभी बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हैं। दोनों का नाम अजय है, थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन अजय आलोक जी और अजय उपाध्याय जी, आप दोनों का स्वागत है एबीपी चैनल पर। और शुरू करना चाहूंगी मैं अजय उपाध्याय जी आपके साथ। सवाल मेरा पहला आपसे ये कि क्या आप लोगों को लगता है, आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये लेख लिखा, लेकिन ये पहली बार ये बात उजागर नहीं हुई है, ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है, कई बात
कई बार इसके बारे में डिस्कशन हुई है कि क्यों नेहरू जी ने उस वक्त ये पत्र लिखा, क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से मना किया। आपको लगता है इन हाइंडसाइट अगर आप आज देखें, इन सारी चीज़ों को सोचें, तो क्या लगता है कि नेहरू जी से भूल हुई होगी उस वक्त? देखिए, आज जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय मोदी जी ने ये आज जो आलेख लिखा है इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ने, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में उनको इतनी नेहरू जी पे अटैक करना था या गजनी पर अटैक करना था, कहना मुश्किल है। कोई बात नहीं, महमूद गजनी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। नेहरू जी आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मोदी जी के लिए है और अच्छी बात है। सोमनाथ विवाद क्या था? क्या यह हिंदू मुस्लिम विवाद था? क्या यह धार्मिक विवाद था जो जिस नज़रिए से नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे? मुझे लगता है नहीं था। नहीं, क्यों? क्योंकि यदि यह हिंदू मुस्लिम विवाद होता तो इसके परिप्रेक्ष्य अलग होते। आधुनिक भारत की पहचान कैसी हो, इतिहास से कैसे हम व्यवहार करें और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में है उसके क्या मायने हो, ये तीन मुद्दे थे। इन तीन मुद्दों को लेकर के वो आपस में बहस थी और अंततः राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे वो गए व्यक्तिगत आस्था का मामले को मगर नेहरू जी ने उन्हें कहा था, अजय जी, नेहरू जी ने उन्हें कहा, नेहरू जी ने पत्र लिखा, नेहरू जी ने पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। ये इनविटेशन नेहरू जी को भी गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गया था, ये मंत्रिमंडल के कई लोगों को भी गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, इसलिए नेहरू जी ने ये चिट्ठी लिखी। अजय आलोक जी, मैं आपको यहाँ अब डिस्कशन में लाना चाहती हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपको दूंगी, मैं आपको आप जो क्लैरिफाई कर रहे थे वो अलग अलग लाइन पे जा रही थी अजय जी, पूरी नहीं आप कर लेंगे, मैं आपको पूरी हो जाती, मैं आपको 10 सेकंड दूंगी, मैं आपको 10 सेकंड, ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड, चलिए बताइए। जी जी जी, राजेंद्र बाबू व्यक्तिगत अपने आस्था के हैसियत से वहां गए, एज ए राष्ट्रपति के हैसियत से उन्होंने खुद स्वीकारा है कि वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न के दायरे में ना आए। राम मंदिर निर्माण अभी हुआ है, अभी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वही सोच जो नेहरू जी की थी उसको प्रदर्शित करते हुए क्या कहा? ट्रस्ट से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जन भागीदारी से राम मंदिर बनना चाहिए और व्यक्तिगत आस्था सबको माननी चाहिए। यही सेम बात ये सोमनाथ मंदिर में था। तो क्या आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है? आज की जो सरकार है वो गलत है? अजय आलोक जी, ये एक प्रश्न है बड़ा। अजय आलोक जी, धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया होने का क्या मतलब होता है कि आपके पास अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है? यही कह रहे हैं कांग्रेस वाले? नहीं, ठीक है, नेहरू जी सोमनाथ मंदिर जाएं, राजेंद्र बाबू सोमनाथ मंदिर जाएं तो वो धर्मनिरपेक्षता पे आघात होता है जी। हाँ, लेकिन नेहरू जी ताजमहल घूमे, उसमें लिखे कि मेरे दिल के अंदर की गहराइयों से मुझे सुकून मिलता है जब मैं ताजमहल को देखता हूँ। जब हैदराबाद की चार मीनारी मस्जिद पर नेहरू जी जाते हैं, उनको मुगल आर्किटेक्चर का वो लश्कर दिखता है तो उनको दिल से सुकून मिलता है। ये बड़ा सेकुलरिज्म है। खैर वो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने आज ये लिखा ब्लॉक क्यों? पहले जरा मेघा जी इस पर सोचिएगा। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि आज की तो तत्कालीन हमारी जेन जी है जो 65% आबादी युवा है, उसको इतिहास के सच का पता लगना बहुत जरूरी है कि हमारे पे आघात सिर्फ गजनी ने नहीं किया। सोमनाथ को सिर्फ गजनी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुस्तफा डर ने और बाद में औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, बल्कि हमारी सभ्यता पे और हमारी संस्कृति पे आघात करने वाले हमारे अपने लोग थे जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ के सोमनाथ जैसे मंदिर जिसको रूइंस रखना चाहते थे ताकि उसका आर्किटेक्चरल हेरिटेज बना रहे। ये तो भला हो सरदार पटेल का कि उन्होंने नवंबर 1947 में कॉल लिया, एक ट्रस्ट सोमनाथ ट्रस्ट बना, बिना सरकार के एक भी पैसा लिए हुए उस ट्रस्ट ने मंदिर बनाया। इस पे भी नेहरू जी को आपत्ति थी। ये इतिहास का काला सच अगर ये सामने आता है और आज की जनरेशन युवा पीढ़ी ये जाने तो दिक्कत क्या है? देखिए, अपना धर्म बचाने के लिए अगर शास्त्र चाहिए तो शस्त्र भी चाहिए। सोमनाथ पिछले 1000 साल से इसका गवाह है। कितनी बार तोड़ा गया, इतनी बार बनाया गया। ये हिंदू सभ्यता की उस जिस्ट को प्रोनाउंस करता है, उस अंदरूनी शक्ति को प्रोनाउंस करता है जिसमें किसी भी तरह से हमें अपने वर्चस्व को बना के अपने आप को, अपने वजूद को बचा के रखने की हमें एक कला दी है प्रभु ने। नहीं तो हमेशा जितने अटैक हुए हैं लगातार हिंदू पे ही हुए हैं। आप मजेदार बात देखिए, सोमनाथ को जितनी बार तोड़ा मुसलमानों ने ही तोड़ा, लेकिन सोमनाथ की बात नहीं करना सेकुलरिज्म है। और सोमनाथ की बात कीजिएगा तो आप कम्युनल हो जाइएगा। अजीब थ्योरी थी भाई।
इस देश को कहां से कहां ले गए। इसलिए इस देश के युवाओं को यह जानना बहुत जरूरी है, ये यात्रा जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की है, ये भारत किन विषमताओं के साथ था, कितने टुकड़े किए गए। आप ये बताइए, भारत के 2 टुकड़े हुए, 2 इस्लामिक देश बन गए, ये क्यों हुआ? कभी किसी ने सोचा इस पे? हम एक विराट भारत थे जिसमें बहुत बड़ी संस्कृति थी, टुकड़े तोड़ते गए आप। इस्लाम के नाम पे देश बनाना सेकुलरिज्म जी, और भारत को आप सेकुलर मुल्क अलग से बना दीजिए। अजीब हालत है यार। ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का फंडा पता करते करते कांग्रेस पार्टी के 125 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज तक खुद नहीं पता चला कि वो कम्युनल है कि सेकुलर है। तो ये इसका जवाब दे दीजिए अजय उपाध्याय जी, जल्दी से, 20 सेकंड का समय है मेरे पास, जल्दी जवाब दीजिए अजय आलोक जी का। कंफ्यूज रहते हैं आप लोग बहुत। पहली बात की अजय जी ने कहा है भाई भाजपा के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द है, पहले उसको हटा दीजिए यदि धर्मनिरपेक्षता समझ नहीं आती है आपको तो। आप लोग को आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस वाले चलिए हिस्ट्री में डॉक्टरेट आजकल कर रहे हैं, अच्छा लगा, लेकिन कम से कम देश के संविधान को तो मानिए। देश के संविधान मैं माफी चाहती हूँ, समय का अभाव है, समय का अभाव है इस वक्त दोनों अजय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में अब आपको आग की विनाश लीला दिखाते हैं। दमन में 2 पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग कितनी भीषण है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आग की लपटें और काले धुएं के गुबार ने इस इलाके में दहशत मचा दी है। इतनी भीषण आग लगने के पीछे की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस हिसाब से लपटों ने तांडव मचाया है उसे देखकर साफ है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के नूह में एक गन हाउस में धमाके से दहशत फैल गई है। धमाका इतना तेज था कि दुकान की दीवारों के परखच्चे उड़ गए। दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और इस मंजर को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त हथियारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। आज खबर गवाह में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।